हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं माइलोमा ब्लड कैंसर के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। आप यहां ये देख रहे हैं कि अनुपम खेर की वाइफ जो है किरण खेर, उनको ये डिजीज हो गई है। और ये जो है अनुपम खेर ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर यहाँ पर ये देखिए इन्होंने पोस्ट किया है। ये किसी हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, वहाँ पर मेलोमा ब्लड कैंसर के बारे में जिक्र है। यहाँ पर ये देखिए, ये मेलोमा ब्लड कैंसर के बारे में जिक्र किया है इन्होंने। और ये लिखते हैं अपने पोस्ट में कि सी इज करेंटली अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एंड वी आर श्योर she will come out of this stronger than before. We are very blessed that she is being looked after by a phenomenal set of doctors. She has always been a fighter and takes things head on. तो हम लोग जानेंगे मेलोमा के बारे में, ये क्या है, ये कैसे होता है और इसके ट्रीटमेंट के क्या क्या तरीके हैं। मेलोमा कैंसर होने के बाद लोग कितना दिन तक जिंदा रह सकता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे साथ आप लोग लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोगों को एक एक बातें इसके बारे में समझ में आए और आपको अगर एग्ज़ाम में कहीं पर ज़रूरत पड़े तो आप इसके बारे में अच्छी तरह अपना आंसर लिख पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं अच्छी तरह। यहाँ पर ये देखिए मल्टीपल मेलोमा ब्लड कैंसर। मेलोमा ब्लड कैंसर के पीछे मल्टीपल इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मेलोमा जब हो जाता है किसी भी व्यक्ति को तो इसके कारण मल्टीपल डिसऑर्डर बॉडी में होते हैं और इसी कारण से मल्टीपल पीछे में लगा हुआ है ये टर्म। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है इसके होने से, बॉडी में क्या क्या तकलीफ़ें होती है। यहाँ पर ये देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा सेल। इसे मेलोमा, प्लाज्मा सेल मेलोमा भी कहा जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स प्लाज्मा का एक पार्ट है। एंड सिंपली मेलोमा और सिंपली से मेलोमा भी कहा जा सकता है। इज अ कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स में मेनली WBC जो है, WBC मेनली मल्टीप्लाई होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉडी में बनते हैं और इस कारण से कैंसर होता है। तो मेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ WBC के कारण ये रोग होता है। और इनिशियल स्टेज में इसके कारण क्या क्या शरीर में प्रॉब्लम होता है वो हम यहाँ पर देखिए लिख रखा है मैंने। तो बोन पेन आपका जो है, बोन मैरो, मेनली बोन मैरो के अंदर WBC होता है और वहीं से ये स्टार्ट होता है पेन। उसके बाद एनीमिया होता है। एनीमिया के बारे में भी आप लोग जानते हैं, किडनी डिसफंक्शन, मतलब किडनी जो है अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। एंड वेरियस इन्फेक्शन में अकर्स, और बहुत सारा इसके अलावा इन्फेक्शन है बॉडी में वो भी होती है। इसके बाद द डिजीज कैन डैमेज द बोन्स, थिनिंग द बोन्स एंड इम्यून सिस्टम एंड रेड ब्लड सेल्स। इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर देती है ये मेलोमा ब्लड कैंसर, और रेड ब्लड सेल्स को भी क्षति पहुंचाती है। इसके बाद बोन जो है आपका बोन आपका पतला हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक घातक रोग है, आप समझ ही रहे होंगे। स्पेशलिटी, इसका स्टडी कहाँ किया जाता है, इसके स्टडी के तरीके को क्या कहा जाता है, तो इसे हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत मेलोमा ब्लड कैंसर के बारे में स्टडी किया जाता है। इस कॉज जो है मेनली, इसका सबसे मेन कॉज जो है वो अभी तक अननोन है। ये किस कारण से होता है ये अभी तक अननोन है। यहाँ पर मैंने बोला कि WBC मल्टीप्लाई होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं बोन्स के अंदर, बोन मैरो के अंदर, तो इस कारण से ये रोग होता है। लेकिन WBC क्यों बनते हैं इतनी स्पीड में, इसका कोई रीजन अभी तक पता नहीं चल पाया, इसलिए एक बहुत ही घातक रोग है। देखिए आपको यहाँ पर एक टर्म रिस्क फैक्टर दिख रहा होगा और यहाँ पर ओबेसिटी लिखा हुआ है। रिस्क फैक्टर मतलब आपको क्या रिस्क मेनली इसके कारण झेलना पड़ सकता है, इसके बारे में यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। और इसको मापने का जो यूनिट है उसे बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। तो आप बॉडी मास इंडेक्स के बारे में थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। बॉडी मास इंडेक्स उसे कहा जाता है जब आपका बॉडी का वेट
जो भी है आपके बॉडी का वेट, उसको आपके बॉडी का यूनिट जो भी एरिया है आपका उससे डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि केजी पर मीटर स्क्वायर। तो इसी बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। और जब ऐसा माना जाता है कि जब ये 25 to 30 के एबव चला जाता है तो ये शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है और आप जो है सही से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि बोन्स तो आपका बहुत पतला हो जाता है, लेकिन बॉडी बहुत ज़्यादा, जैसे मांस शरीर पर बहुत ज़्यादा आ जाता है और इस कारण से वेट पर मीटर स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आप जानते हैं कि वेट पर मीटर स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाने पर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा और इस कारण से लोग चल नहीं पाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसके ट्रीटमेंट के क्या क्या उपाय है यहाँ पर ये देखिए। जैसे कीमोथेरेपी फर्स्ट सबसे बढ़िया तरीका है। यहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा शरीर में प्रॉब्लम नहीं होता है और यहाँ एंटी कैंसर ड्रग्स का यूज किया जाता है। इसमें साइक्लोफॉस्फामाइड सबसे मेन है, सबसे उपयोगी दवा है, और डॉक्सोरूबिसिन ये भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसके लिए ड्रग्स है बहुत ही बढ़िया। इसके बाद जो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाता है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ये आइडेंटिकल ट्विन से आता है, यानी कि आपका भाई या बहन है। अब यहाँ पर स्टेम सेल है क्या? स्टेम सेल बॉडी में एक ऐसा सेल है जो ब्लड का, जितनी भी टाइप का ब्लड है, ब्लड में जो भी उसका कंपोनेंट है उसको मेनली ये नियंत्रित करता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स हो गया। तो इसे ये मेंटेन करता है, यानी कि सही प्रोपोर्शन में, सही रेशियो में उसे बनाए रखने में हेल्प करता है। तो अगर इसमें कोई कमी आती है या इस स्टेम सेल में कोई प्रॉब्लम आता है तो आपके आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स में, जैसे डब्ल्यूबीसी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। तो इस कारण से स्टेम सेल का हमारे शरीर में प्रोपोर्शन बना रहना बहुत ही नेसेसरी है। इसके बाद रेडिएशन थेरेपी है। रेडिएशन थेरेपी बहुत ही फेमस नाम है, आप जानते ही होंगे। इसमें आयोनाइज्ड रेडिएशन का यूज किया जाता है मैलिग्नेंट सेल्स को किल करने के लिए। आयोनाइज्ड रेडिएशन जब उस बोन पर डाला जाता है तो उसमें जो भी मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं जिसके कारण ये कैंसर होता है, वो सेल जो है बर्बाद हो जाता है और ये शरीर को ठीक होने में हेल्प करता है। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, अगर ये ब्लड कैंसर हो जाए, माइलोमा ब्लड कैंसर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल ही कोई भी इंसान जिंदा रह सकता है इसके होने के बाद। इसके बाद डायग्नोस्टिक मेथड क्या है, यानी कि ये पता कैसे चलता है कि आपको माइलोमा ब्लड कैंसर है किसी भी इंसान को। तो ये ब्लड और यूरिन टेस्ट से पता चलता है, बोन मैरो बायोप्सी से पता चलता है, यानी कि जीवित ऊतकों की जांच से, बोन मैरो का जो भी टिश्यू है उसके जांच से पता चलता है, मेडिकल इमेजिंग से पता चलता है। तो ये डिस्कशन करना आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और इसीलिए मैंने डिस्कशन किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा। और आगे भी मैं ऐसे ऐसे टेक्निकल टर्म आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प हो। तो ये आप जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग आपसे मिलते हैं दोबारा।